हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 21 फरवरी का मैथ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक वायरल मॉडल पेपर का सलूशन पूरा कराने वाला हूं, पूरा का पूरा सलूशन। अगर इस पूरा सलूशन कर लेते तो 80 से 85% मार्क्स कहीं नहीं गए, पूरे के पूरे अंक आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, बस इसको अच्छे तरीके से सलूशन कर लो। बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं इसको कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं करा रहा है। मैं पूरा का पूरा सलूशन करा रहा हूँ। अगर इस सलूशन को पूरा का पूरा देख के चले जाते हो, ठीक है, तो 100% 80 से 85% मार्क्स आपके जरूर आएंगे। लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को, बस अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को तैयार करो। देखो 15 मिनट आप लोगों को समय मिलेगा इस पूरे के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक है, और 3 घंटे के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा इस पेपर को सलूशन करने होंगे। आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से खंड अ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और खंड अ देखने वाले हैं। खंड अ में टोटल 20 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप लोगों को ऑप्शन बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव होता है। अशांत की दूसरा ऑप्शन शांत, कि तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आप लोगों का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो शांत और अशांत दोनों होता है, इसलिए आप लोगों का उपयुक्त दोनों, मतलब ये तीसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या या तो शांत होगी या तो आपका अशांत होगी, सबको मालूम है, ठीक है। परिमेय संख्या तो शांत होती है या तो अशांत होती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों। तो देखो पहला तो तुरंत सॉल्व हो गया, सिंपल था और याद भी होगा आप लोगों को। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखो कह रहा है कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या यहाँ पे 5 है और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं करड़ी में 3, और जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 करड़ी में 3। अभी 5 करड़ी में 3 क्या है आपका, तो अपरिमेय संख्या है। तो देखो याद रखना कि एक अगर परिमेय संख्या है और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का अगर गुणनफल पूछे तो हमेशा सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। मतलब पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही होगा, मतलब सदैव अपरिमेय होगा, ठीक है। तो याद रखना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, दोनों का हमने गुणनफल किया तो देखो अपरिमेय ही आता है, हमेशा आता है, ठीक है। तो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि इस रेखाओं रेखाओं यक्स बराबर 0 और 2x+3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो कितना सिंपल दिया है, यक्स का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब यक्स का वैल्यू 0 दिया है और कह रहा है कि यह जो है इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो सिंपल होगा कि 2x+3y बराबर के 12, ठीक है। यक्स बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो जहां पे भी यक्स आ गया तो 0 रख लिया। अब प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर के 12, ठीक है। तो 0 में 2 का गुणा करोगे तो 0 प्लस कितना आ जाएगा 3y बराबर के 12 आ जाएगा। 3y में 0 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3y बराबर कितना 12। अगर यहाँ से y निकालोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 12/3, और कटाओगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो देखो पूछा है कि बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक हमेशा x, y लिखा जाता है, हमेशा x, y। x का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दिया था, y का वैल्यू निकल गया यहाँ से 4। मतलब बिंदु जो होगा प्रतिच्छेदन बिंदु 0, 4 होगा, ठीक है। दो का ऑप्शन में दिया है तो 0, 4, मतलब दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह लगाओगे तभी आंसर कर पाओगे, ठीक है। देख रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस तरह लगाओगे तभी आंसर आपको मिलेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या का अगर भाग देंगे 70 में तो शेषफल 5 बचेगा, और उसी संख्या का अगर 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। तो इसको आपको भाग देकर पता करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। देखिए 70 में भाग देने पे शेषफल 5 बचना चाहिए, और 125 में भाग देने पे शेषफल 8 बचना चाहिए। शेषफल को माइनस कर दो, 70 में से 5 जाएगा तो 65 बच जाएगा, और 125 में से 8 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 7 15, 117 बच जाएगा। अब देखो ना इन चारों ऑप्शन में से कि 65 और 117 किससे कट रहा है। तो 65 117 सिंपल 13 से ही कटेगा, और किससे कटेगा, 13 5 65, 13 9 117। तो जिससे कटेगा समझिए वही राइट आंसर होगा। मतलब कि 13 का भाग अगर 75 में 70 में देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, और 13 का भाग अगर 125 में देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। कितना सिंपल ट्रिक है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इसका। चलो अगला देखो, अगला क्या है, पांचवा प्रश्न लगाते हैं।
समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर एक, एक तो समीकरण ये दिया हुआ है और एक समीकरण ये दिया है। कह रहा कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। सिंपल है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले आप तुलना कर लो। यहां से a1 की वैल्यू निकालोगे तो a1 बराबर क्या निकल जाएगा 2, और b1 बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से a, और c1 बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से c1 का वैल्यू 1 है। इसी तरह यहाँ से a2 का निकालेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 3, और b2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से -5, और c2 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो कोई हल होने का प्रतिबंध ये होता है कि a1 बाटा a2 जो है वो बराबर होता है b1 बाटा b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बाटा c2 के। वैल्यू रख दो अब, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू यहाँ से 3 बराबर है b1 का वैल्यू a और b2 का वैल्यू -5 बराबर नहीं है c1 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू 7। अब यहाँ से हाफ हल कर लो, यहाँ से सिंपल, तो 3 का गुणा a में करोगे तो 3a, अब बराबर -5 का गुणा 10 में करोगे तो 5 दूनी के 10, क्योंकि -5 गुणा 2 में करोगे तो 10 ही तो आएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा -10/3। यही ए का वैल्यू पूछा था, देखो दिया है -10/3, -10/3। देखो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है, ये ऑप्शन नहीं है, एक कथन है। ऑप्शन तो आपको पीछे दिया हुआ है, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये आपको ऑप्शन दिया, पहले कथन को सॉल्व करोगे, जो कथन आप लोगों का सही होगा उसके अनुसार जाके ऑप्शन हम लोग छाटेंगे। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे, पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या बोला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब तक लगा नहीं पाओगे तब तक लगाओगे नहीं, तब तक इसको समझ ही नहीं पाओगे। प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण दिया है आपको, कह रहा है कि इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला नियम, एक पहला कथन ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य होगा, मतलब शून्य से कम होगा। कह रहा है कि इसका विविधकर शून्य से कम होगा, तो चलिए पहले विविधकर निकाल लेते हैं। देखो विविधकर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है, तो चलो पहले विविधकर निकाल के देखते हैं कि 0 से कम हो रहा है कि नहीं। तो देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका -4, और c का वैल्यू आ जाएगा 3, रख दो। तो d बराबर बी स्क्वायर कितना है -4, तो इसका होल स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख दो। c का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख लो। अब डी का वैल्यू निकालोगे तो -4 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16, -4 दूनी के 8 तरीके 24, तो डी बराबर कितना आ जाएगा -8। अब -8 हमेशा 0 से छोटा ही होता है, सबको मालूम है। -8 जो है 0 से छोटा होता है, मतलब पहला कथन तो सत्य है, क्योंकि बोला है कि दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम होगा, मतलब पहला कथन तो सत्य निकला। दूसरा कथन चेक करें, दूसरा बोला है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के कोई जो मूल होगा वास्तविक नहीं है, बिल्कुल वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब विविधकर यहाँ पे शून्य आ जाता है, या मैं लिख भी देता हूँ, जब विविधकर आपका ऋणात्मक आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मतलब दूसरा कथन भी सही है। और इसके बाद बोला है कि समीकरण का व्युत्क्रम शून्य है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। समीकरण का मूल वास्तविक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यही दोनों सही हैं। तो चलिए देखते हैं कि मतलब कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जब देखेंगे तो देखो कथन ए और बी सही है, मतलब ऑप्शन ए, कथन पहला सही था और कथन बी सही था, तो यही तो ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। चलो 7वां प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न क्या बोला है। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तब तक लगाओगे नहीं तब तक लग नहीं पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है और जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक 0,3, बी का दिया है 0,3, ओ का 0,3 और बी का दिया है 5,0, इसका विकर्ण है। सबसे पहले तो आप एक आयत बनाओ, जो बोला है पहले उस तरह करो। एक आयत बना लेते हैं, ये बन गया हम लोगों का आयत। ठीक है, अब आयत में इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम हम ओ रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम सी रख देते हैं। आयत बन गया, करा जिसके 3 शीर्ष, ए का निर्देशांक दिया है आपका 0,3। ठीक, बी ओ का निर्देशांक दिया है कितना 0,3, बी का दिया है यहाँ पे 5,0 और सी का निर्देशांक दिया ही नहीं है। कह रहा है कि इसका विकर्ण होगा। देखिए विकर्ण ये भी होगा और विकर्ण ये भी होगा, तो इसका निर्देशांक दिया नहीं है तो क्या जरूरत है इसको करने की, डायरेक्ट इस तरह किया जाए, ये भी तो विकर्ण ही है। तो विकर्ण पूछा कि इसका विकर्ण क्या होता है। विकर्ण को अगर मैं साइड में इस तरह बनाऊं
तो यहाँ पे ए पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे बी पॉइंट मिल रहा है। ए का निर्देशांक है 0,3 और बी का निर्देशांक है यहाँ पे 5,0। मतलब ये चीज देख के क्या मालूम चला है, ए बी की दूरी पूछ रहा है, तो ए बी की दूरी क्या होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ ए बी की दूरी निकाले तो निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला मालूम है ना आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, निकल जाएगा ए बी की दूरी। देखो x2 क्या है 5, x1 कितना है 0, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 और माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3, इसका होल स्क्वायर। जब हल करेंगे इसको तो 5 में से 0 गया तो 5 इसका होल स्क्वायर, और 0 में से 3 जाएगा तो -3 ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो देखो 25 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, तो करड़ी में 34 आ गया ए बी की दूरी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में दिया है करड़ी में 34, देखना पड़ेगा। देखो ऑप्शन तीसरा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आठवां प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न क्या है, आठवां है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान होगा। तो एक मूल दिया है और के का वैल्यू पूछ रहा है, कितना सिंपल होता है, देखो किस प्रकार लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 5/4 बराबर 0 दिया हुआ है। एक मूल आपको मालूम है, जो मूल आपको देना कि एक मूल यह है, दूसरा मूल बताइए, चाहे के का वैल्यू बताइए। तो एक मूल दिया है उसको यक्स की वैल्यू हमेशा बनता है, क्योंकि मूल हमेशा यक्स का निकलता है, तो यक्स का ही वैल्यू होता है। तो यक्स बराबर 1/2, जहाँ पे भी यक्स दिखेगा वहां पे 1/2 रख दो, सिंपल। तो यक्स आ गया, मतलब 1/2 रख लो। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस के गुणे एक्स, एक्स आ गया तो इसको रखोगे 1/2 और माइनस के 5/4 बराबर के 0। एक का स्क्वायर करोगे तो एक, दो का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस के को गुणा एक में करोगे तो ये हो जाएगा k/2 और माइनस के 5/4 बराबर के 0। अगर इस साइड में k/2 को रोक देता हूँ तो -5/4 उधर जाएगा तो +5/4 और प्लस 1/4 उधर जाएगा तो -1/4। तो हल करोगे तो आ जाएगा k/2 बराबर, एलसीएम ले लो 4, 4 से 4 कैंसिल बच गया 5, 4 से 4 कैंसिल बच गया 1। तो k/2 बराबर 5 में से 1 गया तो 4/4 कट गया तो 1 आ गया। तो बच गया k/2 बराबर 1, मतलब k बराबर 2 को गुणा कर दोगे, k बराबर 2 आ गया। और यही k का वैल्यू पूछा था, देखो दिया है k बराबर 2, ऑप्शन पहला, देखो पहला जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही पूरा का पूरा करके चले आओगे, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस आपको करनी है थोड़ी। अगला देखो, अगला तो बहुत सिंपल है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। सबको मालूम है कि कोई दो त्रिभुज समरूप होगा कब, बोला है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ऑप्शन तीसरा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों होंगी, क्योंकि सबको मालूम है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होता है, कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसकी संगत कोण हमेशा बराबर होगा और इसकी भुजाएं हमेशा समानुपात में होती हैं। मतलब इसलिए ऑप्शन तीसरा जो है दोनों सही हो जाएगा। देखो ये बहुत सिंपल था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको लगाओगे मजा आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है और एसी जो है 3 सेंटीमीटर और बीसी 4 सेंटीमीटर, और बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, लगाने में मजा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं भैया, समकोण त्रिभुज देखो यहाँ बनाते हैं। एक छोटा सा हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है, देखो इसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नामकरण कर देते हैं, ए है, ये आपका सी है और ये बी। अब आपने कहा सी क्यों माने हैं, क्योंकि सी ही बोला है, सी समकोण होना चाहिए, इसलिए 90 अंश को हमने सी माना है, ठीक है। इसको भी मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो दिया है यहाँ पे कि ए सी बराबर 3, तो चलो ए सी बराबर 3 हमने मान लिया। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, मतलब बिंदु सी से इस पे लंब डाला गया है इस तरह, तब ये लंब डाला गया है, इसको मान लेते हैं बिंदु डी है, और यही सी डी की लंबाई पूछ रहा है। तो सबको मालूम है कि जो सी डी ये लंब डाला गया है तो ये दो बराबर भागों में बटेगा, मतलब ये दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, सबको मालूम है, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे CD की लंबाई हमको याद करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे AB की लंबाई याद करेंगे। ठीक है, AB की लंबाई मालूम हो जाएगा क्योंकि लंब हमको मालूम है, आधार भी मालूम है, तो कर्ण के हिसाब से AB की लंबाई मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस नियम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, पाइथागोरस नियम लगाएंगे। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब AC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से अगर मैं AB स्क्वायर निकालूं तो AC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और BC मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से AB का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। और यहाँ से AB का स्क्वायर आ जाएगा 16, 9, 25। यहाँ से अगर AB निकालोगे तो यह वर्ग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में होगा। तो यहाँ से अगर AB निकालूं तो 25 का वर्गमूल 5, तो AB की वैल्यू तो 5 आ गया। तो यहाँ टोटल AB की वैल्यू 5 आ गया। अगर DB की बात करें तो यह 2.5 हो जाएगा क्योंकि 2 बार और भागों में बांट रहा है इसको, तो 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए CD की लंबाई। ठीक है, तो CD निकल जाएगा कि नहीं, BCD। अब देखो त्रिभुज BCD में, छोटे वाले त्रिभुज में देखो ये 90 अंश होगा क्योंकि लंब जा रहा है, तो ये भी 90 अंश पे बढ़ता है, ये भी 90 अंश। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ये तो कर्ण हो गया। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इसको लंब मान लो और इसको आप आधार मान लो। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। तो आपने कर्ण मान लिया और ये आपका आधार का काम करेगा, यहाँ से लंब लंब आपका निकल जाएगा CD। तो लिखोगे कि त्रिभुज BCD में, किसमें, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस नियम से, अब यहाँ पाइथागोरस फिर लगेगा। पाइथागोरस पर मैं क्या कहेगा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इस बार क्या है BC। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है यहाँ पे CD स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार यहाँ पे क्या है DB का स्क्वायर। तो देखो BC का दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर CD तो हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस DB की वैल्यू दिया है 2.5, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हल करोगे तो 4 का हो जाएगा 16 बराबर CD का स्क्वायर प्लस 25 का होता है 625। लेकिन एक अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे 2 अंक बाद लगेगा, मतलब 6.25 आएगा। और यहाँ हमको निकालना है CD, तो CD का स्क्वायर निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 16, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6.25। तो 16 में से 6.25 यहाँ पर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 9.75 बराबर CD का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से CD निकालूं कि CD बराबर क्या होगा, तो ये वर्ग उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में 9.75। अगर मैं CD निकालूं तो CD बराबर 9.75 लगभग आता है 3.122 सेंटीमीटर तक। तो CD बराबर आ गया 3.122 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, तो देखिए इसमें आप एक चीज देखने को आपको मिलेगा कि इसमें ऑप्शन ही उस प्रकार का नहीं बनाया है, एक भी ऑप्शन नहीं, मतलब इसने मॉडल पेपर में ये चीज गलत किया है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया उस कैटेगरी का। ठीक है, रियल आंसर वो होगा लेकिन इसमें उस प्रकार के आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, लगभग देखो 3.122 आया है ना, तो इसमें उस तरह के ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल, मतलब एक क्वेश्चन उसने मिस्टेक किया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज बनाइए। समचतुर्भुज कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए समचतुर्भुज में बनेगा इस तरह, इस तरह आपको बनाना है समचतुर्भुज। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज बन के बिल्कुल हम लोगों का तैयार हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को बनाना है ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बन गया और इसमें दिया है कि नामकरण कर देते हैं ABCD। इसमें विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। मान लेते हैं कि यह AC विकर्ण है, तो AC की लंबाई मान लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और एक विकर्ण आपका है BD, और BD की लंबाई मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर दिया, मान के लेते हैं दिया खुद है इसमें कि एक 16 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा, मतलब एक भुजा की लंबाई बताना है। एक निकल जाएगा तो मतलब चारों निकल जाएगा क्योंकि समान भुजा की होती है। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो आप लोग। AC, AC आपका कितना है यहाँ पे 16, AC आपका क्या है 16, और इस विकर्ण को ये जो BD विकर्ण है विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा था, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, 2 बराबर भागों में इसको बांटेगा।
और ये वाला विकर्ण क्या करेगा कि इसको दोनों बराबर भागों में बांटेगा। तो देखो ए सी था आपका 16, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बीडी आपका 12 था, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और ये तो आप लोगों को परस्पर 90 अंश पे विभाजित करते हैं समकोण त्रिभुज पे, मतलब समकोण अंश, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 अंश का होता है। इसका नाम हम ओ रख देते हैं केंद्र को। तो एक भुजा कोई उठा लो आप, एक त्रिभुज ले लो ओ ए बी में। तो आपको ओ ए बी में क्या है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, और यहाँ से कड़ मान लो, कड़ तुरंत निकल जाएगा। कितना सिंपल है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ओ ए बी में, यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ओ ए बी में। अब ओ ए बी में कौन सा नियम लगाओगे, पाइथागोरस नियम लगा लो। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कड़ का स्क्वायर, कड़ यहाँ पे क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है यहाँ पे ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी निकालना है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो हो जाएगा 100। और यहाँ से जब ए बी निकालेंगे तो ये वर्ग है, और उधर भेज देंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से ए बी निकालोगे तो 100 का वर्गमूल 10, तो देखो 10 सेंटीमीटर ए बी आ गया भुजा। तो ये 10, तो सभी 10 हो जाएंगे। तो देखो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन उधर है, उधर चेक करते हैं। देखो ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर दिया है ना, दूसरा ऑप्शन देखो, तो सिंपल है, उस प्रकार आप लगा पाओगे। तो देख रहे हो ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे, बता दे रहा हूँ। बढ़िया से नहीं समझे रहोगे तो हवा तक नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ। तो देखो एक ज्योमेट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया रहे, जब भी समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया रहे और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब वर्ग कर देना है, 4 का वर्ग कर दो, इधर 9 का वर्ग कर दो, तो 4 का हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 81, 16 संबंधी 81 रेशियो इसका आ जाएगा। मतलब ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 16 संबंधी 81। लेकिन बात को समझना, कब, जब समरूप त्रिभुजों की भुजा दिया रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता है, भुजा का अनुपात पूछता है, तो भुजा का जब अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल निकलता है। ठीक है। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो वर्ग निकलता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में चेंज कर सकता है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13। देखो अगला प्रश्न लगाते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। तो देखो सबसे सिंपल आप कर क्या सकते हो इसमें कि ये चीज जो दिया है कि 4 टेन थीटा बराबर 3, ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। मतलब टेन थीटा का वैल्यू आपको मालूम चल गया कि 3/4 है। और आपको ये चीज दिया हुआ है, क्या दिया है कि 4 साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा, और पूरे के बटे में दिया है 4 साइन थीटा और प्लस के कॉस थीटा दिया है। देखो टेन थीटा में बदलने के लिए कॉस थीटा का सब में भाग दे दो, सब में कॉस थीटा का भाग दे दो। तो यहाँ पे लिख लेना कि कॉस थीटा का भाग देने पे, तो कॉस थीटा का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा का भाग दे दो। ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा का भाग दे दोगे तो टेन थीटा में तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा का ही फॉर्मूला होता है। इसलिए कॉस थीटा का सब में भाग दो, तो माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इसमें भी हमें कॉस थीटा का भाग देना पड़ेगा। इसी तरह बटे में ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, इसमें भी हमें कॉस थीटा का भाग देना पड़ेगा। चलो दे देते हैं। फिर बीच में प्लस लगाओ, यहाँ पे कॉस थीटा, इसमें भी हमें कॉस थीटा का भाग देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये तो उड़ गया, ये भी काम खत्म हो गया। ठीक है। बच गया 4, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहलाता है आपका टेन थीटा, और माइनस के ये कट गया तो बच गया 1, और नीचे हो जाएगा 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या कहलाता है टेन थीटा, और बीच में प्लस, इधर बच गया आपका 1। और टेन थीटा का वैल्यू तो मालूम चले गया है, तो 4 गुणे टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और माइनस के 1, और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे टेन थीटा, फिर वहां 3/4 और प्लस के 1। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो 3 माइनस 1 ऊपर बच गया 2, और 3 प्लस 1 नीचे बच गया 4। घटाओगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी की 4, 1/2। देखो स्पीड बहुत तेज करना है कैलकुलेशन, तभी समय बच पाएगा। ठीक है। तो स्पीड को आप मेंटेन किए रहो, इसलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ तो कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो पाए। 1/2 देखो ऑप्शन में दिया है कहीं पे 1/2, तो ऑप्शन तीसरा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, तुरंत लगा दोगे। जब भी इस प्रकार का आंसर आए इस तरह कहे कि इसका मान हमेशा 1 होता है, जब भी देखो 75 अंश और
15 अंश, इनका योग अगर 90 अंश आ गया तो समझ लो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आता है सबको मालूम है ना? चलो बता देता हूँ। देखो साइन 75 अंश और बटे कॉस 15 अंश दिया है। देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। जैसे साइन 75 अंश को चेंज करना है तो मैं लिखूंगा इसको कि साइन 90 माइनस 15 अंश, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तभी तो साइन 75 अंश आएगा। और नीचे उस तो रहने दो उसको, कॉस 15 अंश को। एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 15 अंश बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 15 अंश। ठीक है, और नीचे आपका तो कॉस 15 अंश है ही, कट के क्या आ जाएगा? 1। तो सिंपल, देखो कितना ट्रिक अच्छा है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। देखो ये प्रश्न छोटा ही है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबकी बस की नहीं किसको कोई लगा पाए। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से समझ लो कि क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो कितना सिंपल लग रहा है पढ़ने में, लेकिन देखना कैसे लगेगा। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, बराबर है वर्ग के परिमाप का। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, मतलब 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, अब यहां से पहले ये चीज हमको दिया है कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहां से क्या कर सकते हो? सिंपल, आप इसको कटा सकते हो 2 बार में। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख दो और ये हो जाएगा r बराबर, ये हो जाएगा 2 गुणे a। 2 से फिर ये कट जाएगा कितना बार में? 11 बार में। बच जाएगा 11/7 गुणे r बराबर, इधर बच गया आपका a। इसे समीकरण नंबर पहला मान लो। ठीक है, फिर बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो भाई उनके क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो कि पाई r स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 11/7 r, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा 11/7 r। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है। तो अधिक से अधिक आप कर सकते हो कि पाई r स्क्वायर बराबर, इसका 2 बार गुणा कर दो मतलब 11/7 गुणे r, फिर 11/7 गुणे r। होल स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 2 बार गुणा। तो देखो कर सकते हो कि पाई से पाई, पाई से पाई तो कैंसिल नहीं, पाई कहाँ है यहाँ? पाई का मान पूरा रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर, 2 r से 2 r कैंसिल, और पाई का मान आपने 22/7 रख दिया, और इधर बच गया 11/7 और 11/7। देखो 7 से 7 कैंसिल कर दो और 11 दूनी के 22। ठीक है, तो 2 या 7 भाग में तो 7 उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 7 दूनी के 14। ठीक है, तो आ जाएगा 14 और ये इधर बच गया 11। मतलब रेशियो जो आएगा वो 14:11 का आएगा। ठीक है, 14:11 का रेशियो आने वाला है, क्योंकि ऊपर 14 आ रहा है, नीचे आपका 11 आ रहा है। तो देखो दिया है 14:11। देख रहे हो ना कितना अच्छा प्रश्न है? 14:11, देखो हाँ 14:11, मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 क्या बोला है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए किस प्रकार लगेगा। देखो 2 गोला है, तो एक गोले का आयतन को V1 मान लेता हूँ और एक गोले के आयतन को V2 मान लेता हूँ। तो एक गोले का आयतन का फॉर्मूला वही होगा क्या? 4/3 पाई r क्यूब, और इस वाले गोले का आयतन भी वही होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको त्रिज्या R1 मान लो, इसको त्रिज्या R2 मान लो। सिंपल। तो देखो पहले गोले के आयतन है, ये दूसरे गोले का आयतन है। अब दोनों गोले के आयतनों का अनुपात दिया है 64:27, मतलब V1 अनुपात V2 दिया है आपको कितना? 64:27 दी रखा है। अब पूरा एक उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले तो हमें आयतनों का अनुपात यहाँ पे अगर निकालूं तो आयतनों का अनुपात क्या निकलेगा? V1 बटे के V2। तो V1 क्या है यहाँ पे? 4/3 पाई R1 का क्यूब, और बटे में V2 का आयतन कितना है? 4/3 पाई R2 का क्यूब। यहाँ से देखो 4/3 पाई 4/3 पाई, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और V1 बटे V2, V1 का वैल्यू कितना दिया है? 64, और V2 का वैल्यू दिया है कितना? 27, बराबर यहाँ पे R1 का क्यूब और यहाँ पे R2 का क्यूब बच रहा है। ये क्यूब है, इधर अगर भेज दूंगा तो ये किस में निकल जाएगा? घनमूल में, मतलब 64/27 का यहाँ पे घन निकलेगा, और इधर बचेगा R1 बटे R2। तो देखो 64 का घनमूल क्या होता है यहाँ पे? 4, और 27 का घनमूल क्या होता है यहाँ पे? 3। तो 4/3 बराबर R1 बटे R2, मतलब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया? 4/3। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो पहले गोले के लिए
ये पहला गोला मान लेते, तो पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr², तो इसको त्रिज्या r1 मान लेते हैं। और दूसरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² मतलब त्रिज्या इसका दूसरा मान लेते हैं। अब इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात अगर निकालूं तो दोनों को भाग देना पड़ेगा तभी तो अनुपात निकलेगा। तो भाग देने पे देखो 4π कैंसिल हो गया, बचेगा r1² और बटे r2²। और r1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो 4² और r2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो 3²। तो 4² 16 और 3² 9, मतलब 16 संबंधी 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में दिया है, तो जैसा देख पा रहे हो कि देखो 16 संबंधी 9 दिया है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि 4 संबंधी 3 पे ही मार देंगे, नहीं, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, वो तो त्रिज्याओं का अनुपात ना 4 संबंधी 3 आया है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंधी 9। सोच समझ के लगाना तभी, अन्यथा इतना गलत कर दोगे क्या बताया जाए। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, हालांकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। तो 1 से लेकर 10 तक धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होती है? ठीक है, सबको मालूम है कि पहली तो क्या होगी, पहले तो 1 से ही स्टार्ट होगी, मतलब पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर आपका आ जाएगा 7, फिर 9। यही तो धनात्मक विषम संख्या है। तो n बराबर कितना आ गया, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है। समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य क्या होता है कि दी हुई संख्याओं का योगफल, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे कितनी संख्या है, तो टोटल 5 संख्या है। तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और 16 5 21 4 25, 25 बटे 5 कटाओगे कितना आ जाएगा 5। समांतर माध्य कितना आ गया 5, देखो ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन चौथा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आता है समांतर माध्य वाला, तुरंत कर लोगे। अगला देखो कह रहा है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। अगर माध्यिका को अगर हमें आलेखीय विधि से प्राप्त करना है तो किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो भाई तोरण से प्राप्त करते हैं। तोरण से, किससे, तोरण से, मतलब 18 का जो ए है राइट आंसर होगा, याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल ही है, कितना 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया है 27, बहुलक दिया है 45, तो माध्यिका पूछ रहा है। और एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि माध्य बहुलक और माध्यिका में एक फॉर्मूला चलता है, कि फॉर्मूला यह होता है, नोट कर लो, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका और माइनस के 2 गुणे समांतर माध्य, समांतर माध्य। यह फॉर्मूला आप लोगों को रटा होना चाहिए। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। अब देखो क्या दिया है, बहुलक 45 गुणे 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका हमसे पूछा है, तो m का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, माध्य हमको दिया है 27। अब हल कर लो, ये हो जाएगा 45 बराबर 3m माइनस 27 दूनी के 54, तो 45 माइनस 54 इधर आएगा तो प्लस के 54 बराबर के 3m, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, 99 बराबर 3 गुणे m। m मतलब क्या है, माध्यिका, 3 से कटा जाओगे तो कितना 33 बार में m, मतलब माध्यिका कितना आ गया 33 आ गया। तो देखो इस प्रश्न को टाइम लगाओगे कि जल्दी तुरंत आंसर लाओगे। ठीक है, देखो 33 दूसरा, देख रहे हो ना कितना सिंपल है। अगला देखो, अगला तो याद करने लायक है, देखो क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा की से अधिक प्रकार से और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के भुज से जो आंकड़ा प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, उपयुक्त सभी। ठीक है, बताओ क्या कहलाता है, सिंपल माध्यक कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। से कम वाला, से आंकड़ा वाला आप लोग जानते हो, जिस तरह से ग्राफ खींचते हैं, तो ये आप लोगों का से अधिक वाला, इस तरह से कम वाला जहां काटता है वहां से तो माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, तो ये माध्यिका को डिनोट करता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि से अधिक और से कम प्रकार की जो संचयी बारंबारता निकलता है उसका वक्र बनाकर, तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु से जो हम लोग आंकड़ा ज्ञात करते हैं वो हमेशा माध्यक निकलता है। ठीक है, जितने लोगों ने सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा होगा उनको मालूम चल रहा होगा। तो देखो ये थे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब खंड ब, खंड ब सारे प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। लिखा है ना इसमें कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड करना है हम लोगों को। ठीक है, पहले पहला क करते हैं, पीछे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग क करेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर लगाते हैं। प्रश्न यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। कह रहा है कि कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अगर गुणनफल 2 से क्या हो जा रहा है, विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो आइए देखते हैं कि विभाज्य है या नहीं। कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन पहला, इसको हटाते हैं
और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन था यह कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से क्या है, विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, क्योंकि हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम है नहीं, मानेंगे इसको कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर एक मानेंगे यक्स और दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस एक, क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब भी आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो एक को आपको यक्स मानना है, दूसरे को आपको यक्स प्लस एक मानना है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे दोनों को संख्या कोई निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मानते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यक्स बराबर कुछ भी मानिए। अगर यक्स बराबर एक मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर एक लेने पे, चाहे यक्स बराबर दो लेने पे, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यक्स बराबर एक लेंगे तो यहाँ यक्स, तो यक्स का बराबर तो एक ही है, ठीक है, कामा यक्स एक रखेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस एक हो जाएगा। तो यह संख्या बन जाएगी, पहली संख्या तो एक हो गई, दूसरी संख्या एक एक दो हो जाएगी, ठीक है। तो दो संख्या मिल गया हमें, एक और दो। इनका गुणनफल दो से विभाज्य होना चाहिए। तो इनका गुणनफल प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार बोला है कि कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे एक और दो, इसका गुणनफल दो से विभाज्य है। तो देखिए एक गुणे दो, इसका गुणनफल क्या पूछा था, गुणनफल ही तो पूछा था, कोष्टक में लिख देंगे गुणनफल। देखते हैं भाई इसका गुणनफल दो से भाज्य है कि नहीं। तो अगर इसमें हम दो से भाग दे तो देखिए कटेगा कि नहीं, दो से दो कट गया, मतलब दो से ये क्या है, बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि दो से कट जा रहा है। तो दो से भाज्य है तो लिखेंगे अतः अतः यह दो से भाज्य है, अतः यह दो से भाज्य है, इसलिए यह कथन सत्य है। इसलिए यह कथन जो है वो क्या है, सत्य है, ठीक है, लग गया। तो देखिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 2 नंबर का पहला प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ख क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। चलिए देखिए इसको करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या दिया था, तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया था, कॉट थीटा बराबर था आपका 7/8 था, ठीक है। पूछा था क्या हमसे, तो पूछा था 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में था और 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, और नीचे बटे में था 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में था आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये फार्मूला है तो a प्लस बी और a माइनस बी बनता है आपका
ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर बनता है कि नहीं, सबको मालूम है। यही फॉर्मूला यहाँ पे है, एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे एक है तो ऊपर बन जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर। इसी तरह अगर नीचे देखा जाए तो नीचे भी वही बनना है, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये भी हो जाएगा आपका एक का स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका एक का स्क्वायर एक और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से दो फार्मूला निकलेगा, दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सर्वसम का याद होना चाहिए। सर्वसम का ये होता है कि वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस के कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला कोष्टक में लिख देना है आप लोगों को। अब देखिए क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई अभी हमने देखा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो नीचे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है आप लोगों का काट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो कॉट थीटा का तो वैल्यू शुरू में ही दिया था, कितना दिया था कॉट थीटा का 7/8, तो यहाँ 7/8 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कॉट थीटा का 7/8 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 49/64 आप लोगों का जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कोई दिक्कत है आप लोगों की बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमने आप लोगों को आराम आराम से एक एक डिटेल में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, आराम से पढ़ते हैं आराम से सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसका 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है, पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डाले गए पानी की हमें क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सिचुएशन यही है, बनाते हैं फिगर। देखिए पहले बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है, पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सिचुएशंस क्या दिया है, सिचुएशंस पहले बनाते हैं। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिचुएशंस क्या दिया है उसको बनाते हैं। मैं एक पेज लेता हूँ, यहाँ अलग से पेज ले लिया हमने, और इस पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा। ठीक, सबसे पहले हमें दिया है एक शंकु। देखिए सबसे पहले हमें एक शंकु दिया है, हम शंकु बना लेते हैं। देखिए ये बन गया आपका शंकु। ठीक है, अब इस शंकु का हमें ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है। आंतरिक व्यास का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये आंतरिक व्यास है। ठीक है, व्यास मतलब डी, डी बराबर यहाँ पे हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बराबर हमको 10 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है, ऊंचाई भी इसकी दिया हुआ है
तो ये जो पूरी हाइट हो जाएगी इसकी यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट है। हाइट हमको बोल रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे ये जो एच बराबर है वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ तक क्लियर है पूरा। कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा क्या हुआ, भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें पानी भरा हुआ है और यह पानी इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है और ये इस पानी को क्या कर रहा है, वह इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पूरे पानी को डाल दे रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी उठा रहा है और पानी उठाने के बाद वो क्या कर रहा है, एक बेलन के आकार का बर्तन है उसमें इसको डाल रहा है। तो पहले एक बेलन बना लेते हैं। ये आप लोगों का बेलन है और ये सारे पानी को उठाकर इस बेलन में डाल रहा है और बेलन का हमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है। बेलन का हमें आंतरिक जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, वह व्यास है 20 सेंटीमीटर। व्यास क्या है आप लोगों का, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सारे के सारे पानी इसमें डाला गया है। ठीक है, तो डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कहाँ तक यह पानी पूरा भरेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह हाइट पूछा है, यह ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है बेलन की। ठीक है, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं और यह ऊंचाई हमसे पूछा है। तो चलिए, सबको मालूम है कि यह शंक्वाकार बर्तन है, इसमें जितना पानी है और पूरा का पूरा पानी अगर हमने बेलन में डाल दिया, पूरा का पूरा पानी, तो भाई शंकु का जितना आयतन रहा होगा उतने ही आयतन का पानी तो बेलन में गया होगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है बेलन के आयतन के। ठीक है, पूरा का पूरा पानी उठाकर इसमें डाल दिया तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के और यहां से हम ऊंचाई निकाल देंगे। शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई, इसकी त्रिज्या को आपने स्मॉल आर माना है तो इसकी त्रिज्या को आप कैपिटल आर मान लो, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच इसकी ऊंचाई हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर डी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तो यहाँ आर निकल सकता है, इसका त्रिज्या स्मॉल आर, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे 10/2, अगर कटा देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, और इसकी त्रिज्या अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो व्यास 20 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 20/2 और कटा देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गया। चलिए अब रखते हैं वैल्यू में, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, इसके बाद देखिए पाई से तो पाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 5, तो हो जाएगा 5 × 5 और ये हाइट कितना दिया 24, तो हो जाएगा 24 बराबर आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो हो जाएगा 10 × 10 और इंटू यच, यच यही तो हमको यच निकालना है। ठीक है, तो सिंपल कर देखिए 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4 और 4 छके 24 और 3 दूनी के 6, तो इधर तो आपको बच गया एच और इधर सिर्फ बच गया 2 × 2, तो एच बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ऊंचाई आई है बेलन की वो आ गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी पूरा का पूरा भरा जाएगा बेलन में। ठीक है, तो देखिए पूरा आंसर आ गया आप लोगों का, ये आपका आंसर है। तो देखिए इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हमने आराम आराम से एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको 1% दिक्कत ना हो। सारी चीजें डिटेल में आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ अगला प्रश्न और इस पेज को मिटाता हूँ, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न यह है, दिख रहा है आप लोगों को,
अगला प्रश्न ये कह रहा है, घ वाला प्रश्न क्या बोला है, अब दिख रहा होगा घ वाला प्रश्न, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करेंगे, डाटा आपको दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करने की सबको मालूम है कि तीन विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है, और एक आपका पग विचरण विधि होता है। ठीक है, तो किसी भी विधि से आप कर सकते हो। हालांकि देखिए बारंबारता 2, 7, 12, 15, 8, 6 दिया है, तो हम लोग चाहेंगे तो इसको प्रत्यक्ष विधि से आसानी से कर पाएंगे। तो आइए प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालते हैं। तो एक में वर्ग अंतराल दिया है, एक में बारंबारता दिया है। तो हमें देखिए करना क्या पड़ता है कि हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए डाटा तैयार करते हैं, क्या करना है इसमें। तो एक पेज हम ले लेता हूं, अच्छा सा पेज। ठीक है, और यहाँ पे डालूंगा क्वेश्चन नंबर घ, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ है, मतलब चौथा प्रश्न है। और इसमें हम लोग डाटा तैयार करते हैं। डाटा कैसे तैयार करना है, स्केल वगैरह लेके अच्छे तरीके से। सबसे पहले वर्ग अंतराल, ये जो पहला कॉलम बनेगा ये बनेगा वर्ग अंतराल का। बनाते हैं आराम से। तो पहला कॉलम तो बन गया आपका वर्ग अंतराल का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और दूसरा कॉलम बनेगा आपका बारंबारता का। दूसरा कॉलम उसमें था बारंबारता का, यही दो चीज दिया है। एक आपका वर्ग अंतराल दिया है, दूसरा आपका बारंबारता दिया है। तो एक में हमने वर्ग अंतराल लिख दिया, एक में हमने बारंबारता लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसको हम इस तरह कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए वर्ग अंतराल में क्या दिया है, पहला 10 से लेके 20, 10 से लेके 20। ठीक है, फिर 20 से लेकर क्या दिया हुआ है 30, फिर 30 से लेकर दिया हुआ है 40। ठीक है, 40 से लेके अंतराल 50 दिया है, 50 से लेके अंतराल 60 दिया है, और 60 से लेके अंतराल 70 दिया है। ठीक है, और बारंबारता कितना दिया है, इसका 2, इसका 7, इसका आपका 12, और इसका 15, इसका आपका 8, इसका आपका 6। ठीक है, यह दिया हुआ है बारंबारता। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनिए सभी लोग ध्यान से, नीचे आइए, इस ग्राफ को छोड़िए, नीचे आइए। हमें ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से इसको हम लोग माध्य ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष। तीन विधि है, तीनों विधि से यह आ जाएगा सेम आंसर, लेकिन हालांकि हम प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला याद क्या होगा, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है कि यक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बटे में होता है आपका सिग्मा एफ आई। यह फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। ठीक है, माध्य। तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये जो बारंबारता देता है, तो ये बारंबारता है किसकी वैल्यू कहलाती है, एफ आई की। बारंबारता जो है किसकी वैल्यू कहलाती है, एफ आई की। ठीक है, तो एफ आई तो दिया है, हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई के लिए एक कॉलम हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, किसके लिए, एक्स आई के लिए। तो यहाँ पे जो अगला कॉलम बनेगा वो बना है किसके लिए, एक्स आई के लिए। अब आप सोचोगे एक्स आई क्या है, तो एक्स आई जो ये वर्ग अंतराल दिख रहा है ना, तो वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है एक्स आई। ठीक है, अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो मध्य बिंदु देखिए निकलेगा कि 10 और 20 को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। तो 10 और प्लस 20 जोड़ोगे, 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 कितना होगा 30, और 30 में 2 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा 15। तो ये वाला संख्या कितना आ गया 15। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना है। तो देखिए बार बार भाग नहीं लगाएंगे। अंतराल कितना का है, 10 10 का। देखिए 10, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10, अंतराल 10 10 का है ना, तो इसमें 10 10 आप जोड़ते चले जाइए, सबका वैल्यू निकलता जाएगा।
15, 15 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 55, 55 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 65। इतना याद रखना, अंतराल अगर सेम है तभी आप जोड़ोगे, अगर सबका अंतराल अलग अलग आएगा तो आपको दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग देकर लिखना है, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग लिखना है, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग करके लिखोगे, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग करोगे। कब? जब अंतराल सेम नहीं आएगा तब। अंतराल सेम है, 10-10 का है तो एक निकाल कर 10-10 जोड़ते चलो, पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स भी निकल गया। अब फार्मूले में आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, तो एक्स आई तो निकल गया। अब हम निकालने वाले हैं एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल निकालने वाले हैं। तो एक कॉलम फिर बनेगा, एक कॉलम बनेगा किसका? एफ आई का और एक्स आई का एक कॉलम बनेगा। तो चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं एफ आई एक्स आई का। ठीक है, चलिए तो एफ आई एक्स आई मतलब गुणनफल इन दोनों का। तो 15 दूनी के 30, 25 साते तो 7 पाँचे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी के 14 और 14 3 17। ठीक है, तो 175। आइए ऐसे गुणा करेंगे। 12 का 35 में, तब 12 पाँचे कितना हो जाएगा 60, हासिल लगा 6, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 420। इसका गुणा करेंगे तो 15 पाँचे 75, हासिल लगा 7 और 15 चौको 60 और 60 और ये 7 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा 675। इसका गुणा करेंगे तो 8 पाँचे, एक मिनट दिख रहा है ना, 8 पाँचे 40, 40 को जीरो से लगा 4, 8 पाँचे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30 को जीरो से लगा 3 और 6 के 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा कॉलम हम लोगों का अच्छे तरीके से बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, हमें चाहिए का सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, एफ आई एक्स आई का योग कितना होगा। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम ये दिख रहा है ना, तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ करें सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको जोड़ो, पूरा का पूरा जोड़ लेना, जोड़ोगे मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ, जोड़ेंगे तो आएगा 2130, जब इसको पूरा जोड़ोगे तो आएगा 2130। ठीक है, इसी तरह नीचे क्या चाहिए सिग्मा एफ आई भी जोड़ना है, तो एफ आई वाला लिस्ट ये दिख रहा है ना, इसको भी जोड़ेंगे तो ये कॉलम हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे टोटल कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने पे कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब पूरा का पूरा कॉलम बन के यहाँ पे क्या हो गया तैयार, ये आपका योग है। ठीक है, चलो तो यही दो चीज फार्मूला में चाहिए था, दोनों हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे जोड़कर लिख दिया है। ठीक है, आप चलिए फार्मूला में रख देते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा यक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अभी आया है कितना 2100 कितना आ गया 30, और बटे में सिग्मा एफ आई कितना आया है 50, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और यक्स पे बार कितना आ जाएगा अगर भाग देंगे तो 5 को 20, 13 बच गया, 5 दूनी के 10, 30 बच गया, 5 6 के 30, 42.6। देखिए यह माध्य आ गया 42.6। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही लगाया जाता है। जब भी माध्य पूछे तो माध्य निकालने की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, तीनों से आंसर सेम आता है, इसको हमने प्रत्यक्ष विधि से लगाया है। ठीक है, तो चलिए ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, और बहुत ही प्यारा प्रश्न था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना, पूरा पूरा दिख रहा है ना आप लोग, अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको। ठीक है, यहाँ तक है। चलो अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब अगले प्रश्न की तरफ आएंगे, देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, घ की बात क्या है अड़, ये वाला प्रश्न, ये भी 2 नंबर का है। क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि बिंदु 4 -4, 6 और बिंदु जो ए जिसका निर्देशांक है 6 -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि एक रेखाखंड है ए बी, इसको एक बिंदु बीच में आ रहा है -4, 6, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही बताना है। 2 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आराम से आप इसको देखते जाइएगा। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ और कोई एक पेज ले लेता हूँ अच्छा सा। ठीक है, हमने ले लिया और इसको हल करता हूँ। और ये क्वेश्चन था 5वां। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां।
ठीक है, ये क्वेश्चन 5वां है। सिचुएशन क्या दिया है उसको हम लोग सिचुएशन थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। एक रेखाखंड है, ठीक है, मान लेते हैं एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड आपका बन गया और यह बिंदु आपका ए है और यह बिंदु आपका क्या है, बी है। ठीक है, और ए का निर्देशांक दिया था हमको, ए का निर्देशांक था यहाँ पे -6, 10। ठीक है, और बी का भी निर्देशांक हमको दिया है। ठीक है, बी का भी दिया है, क्या दिया है, 3, -8 है, 3, -8। कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक बिंदु, कहीं पे भी एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु आ रहा है जिसका निर्देशांक है -4, 6। ठीक है, और कह रहा है यह बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में यहाँ पे विभाजित करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी अनुपात आ जाए तो सबको मालूम है कि अनुपात यम1 संबंधे यम2 में विभाजित करता है। किसमें, यम1 संबंधे यम2 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो, तो थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो हमेशा अनुपात मान लिया करो के संबंधे 1। अनुपात क्या मान लिया करो, के संबंधे 1। यहाँ पे जो के है वो m1 का काम करेगा, जो 1 है वो किसका, m2 का काम करेगा। m1 m2 मानोगे तभी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए जब भी अनुपात पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो उसको हमेशा के संबंधे 1 के अनुपात में माना करो। ठीक है, चलो अब इसे हल करते हैं। तो यह जो आपका निर्देशांक है ये तो हो जाएगा आपका x1 कामा y1 हो जाएगा ये वाला, और यह जो बिंदु है यह हो जाएगा निर्देशांक x2 कामा y2 हो जाएगा, और जो बीच में दिया है वो तो आपका x कामा y है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का। ठीक है, सबको मालूम है, सब लोग ने पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र, और सूत्र याद होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग। तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। अब पूरे के पूरे बटे में होता है m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अगर y निकालें तो y बराबर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1। अब पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा आपका m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है टोटल। ठीक है, विभाजन सूत्र का। तो चलिए इसे सूत्र पर रखते हैं। तो पहले x, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, तो x बराबर आया है -4, तो x बराबर हम लिखेंगे -4 बराबर m1। m1 देखिए, m1 को हमने k माना है तो m1 की जगह हो जाएगा k गुणे x2, x2 कितना है 3, तो हो जाएगा 3 प्लस m2 को हमने 1 माना है तो हो जाएगा 1 इंटू x1 यहाँ पे -6 तो -6। अब पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से y निकालते हैं, तो y बराबर कितना है, तो y बराबर 6 है, तो यहाँ 6 बराबर बीच में आपका गामा है। 6 बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना है k इंटू y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पे 1 है तो क्या लिखोगे 1 इंटू y1 कितना है जी, y1 10 है तो यहाँ लिखोगे 10। ठीक है, अब जाके पूरे बटे में क्या लिखोगे m1 प्लस m2 जो कि आपका k प्लस 1 है तो k प्लस 1 उतारोगे। ठीक है, चलो अब इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे आगे, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका -4 बराबर k को गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3k, और माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, 6 को गुणा 1 में होगा तो 6, और नीचे आ जाएगा आपका k प्लस के 1, तो नीचे आपका हो गया k प्लस 1, फिर गामा लगाएंगे, यह हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा, -8 का गुणा k करेंगे तो हो जाएगा -8 के k। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 को गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, और नीचे आपका हो जाएगा k प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। आगे अगर इसे हम सॉल्व करें तो आगे यह हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो -4 को गुणा k में होगा तो हो जाएगा -4k। ठीक है, और प्लस को गुणा इस माइनस में होगा तो -4 को गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4,
बराबर ये हो जाएगा 3 के और माइनस के क्या हो जाएगा 6। इसी तरह इसको हल करोगे तो 6 को गुणा के में करोगे तो हो जाएगा 6 के, बीच में कामा लगा दो, और प्लस 6 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 6, बराबर बचेगा क्या माइनस के 8 के और प्लस के क्या बचेगा 10। अब इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे, इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4 के, और यह प्लस के 3 के इधर आएगा तो माइनस के 3 के, बराबर माइनस के 6 तो इधर ही रहेगा, ये माइनस के 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 4, तो ये निकल जाएगा आपका माइनस के 4 के माइनस के 3 के हो जाएगा माइनस के 7 के, बराबर माइनस 6 प्लस 4 माइनस के 2 हो जाएगा। तो अगर के से माइनस अगर मैं कैंसिल कर दूं तो के बराबर क्या आ जाएगा 2/7। तो एक तो आ गया के बराबर 2/7 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6 के, ठीक है, माइनस 8 के इधर आएगा तो प्लस के 8 के, और बराबर इधर तो 10 ही बचा है, ये प्लस 6 के प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, 6 के 8 के मिलके हो जाएगा 8 6 14 के, बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। अगर हम के की वैल्यू निकालें तो के बराबर हो जाएगा 4 बटे के कितना 14। अगर हम इसको कटा देते हैं तो कटाने पे क्या आएगा के बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 साते 14। यहाँ पे भी के बराबर 2/7, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो अनुपात पूछा था ना कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात को हमने क्या माना था के अनुपात 1 माना था। तो के अनुपात 1 का मतलब क्या होता है के/1, और के का वैल्यू कितना आया 2/7 हो जाएगा 2/7, इसके बटे में 1, तो 1 का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 2/7। तो अनुपात जो आ गया वो आ गया 2/7। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा तो 2/7 के अनुपात में विभाजित करेगा। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये जो अनुपात आएगा 2/7, यह 2 में बांटेगा, यह 7 में बांटेगा, ठीक है। तो देखो यह प्रश्न क्लियर होता हुआ इस प्रकार इस प्रश्न को लगाते हैं। एक एक पॉइंट हमने अच्छे तरीके से समझाया, पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न ये आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। इसके बाद 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो अगला वीडियो में 4-4 नंबर वाला कराऊंगा। 6-6 नंबर वाला करा दिया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको जो है लास्ट हम चेक करने वाले हैं। क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और सी संरेखीय है। तो देखिए कितना सिंपल है कि जब बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होने लगता है, और वहां से इसका वैल्यू रख के का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, और कैसे इसको हल करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको साइड करना पड़ेगा मुझे थोड़ा पेपर को, और इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, और एक नया पेज लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो ले लिया जा रहा है नया पेज, यहाँ पे नया पेज ले लिया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद क्या आता है 6वां। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है क्या, कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है। 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो देखिए संरेखीय होने का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे। अगर बिंदु आपका संरेखीय है, ठीक है, क्या है संरेखीय बिंदु है। जब बिंदु आपका संरेखीय हो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे। एक ही रेखा में तीनों बिंदु आएगा। यह बिंदु ए इसी पे आएगा, बिंदु बी भी इसी पे आएगा, बिंदु सी भी इसी पे। एक ही रेखा में तीनों बिंदु आता है जब बिंदु संरेखीय होता है, उससे त्रिभुज नहीं बनता है। जब बिंदु संरेखीय होता है तो मतलब अब एक सीधी रेखा से त्रिभुज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो बिंदु जब संरेखीय हो मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। और निर्देशांक भी दिया है, ए का हमें दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए का दिया है 2,3, बी का हमें दिया है 4, दिया हुआ है, और सी का निर्देशांक हमें दिया है 6, -3, ठीक है। और पूछा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए, और बिंदु संरेखीय है। तो सबको मालूम है, लिखेंगे कि अगर, यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, कि अगर बिंदु संरेखीय है, अगर बिंदु संरेखीय है, अगर बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। फार्मूला होता है आपका त्रिभुज एबीसी का 1/2
कोष्टक में फॉर्मूला तो याद है ना आप लोगों को, x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 इसके बाद y3 माइनस y1 होता है प्लस x3 और होता है आपका y1 माइनस y2। ठीक है, कोष्टक बंद और बराबर किसके बराबर है, जीरो के, तो भी जीरो को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है तो आपका x1 कामा y1 कहलाएगा। ठीक है, यह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, x2 कामा y2 कहलाएगा और यह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, x3 कामा y3 कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बस वैल्यू आप लोगों को पुटअप करना है, वैल्यू को रखना है, रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और बड़ा कोष्टक में x1 का वैल्यू कितना है जी 2, तो क्या रखेंगे 2, छोटा कोष्टक में y2 का वैल्यू कितना है k, तो k रखा जाएगा माइनस के y3 कितना है -3, तो -3 ये हो जाएगा +3। ठीक है, इसके बाद प्लस x2 कितना है 4 है, तो x2 की जगह हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद y3 कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3, बीच में लगा है माइनस लगा दो। y1 कितना है 3, तो आप 3 लगा दो। ठीक है, प्लस लिखोगे x3 कितना है 6 लिखोगे, y1 कितना है जी 3 है तो 3, अब माइनस y2 कितना है तो k है, तो यहाँ पे k। ठीक है, फिर कोष्टक पूरा बंद कर दो और 0 के बराबर कर दो। ठीक है, आगे हल करते हैं, देखो आगे हल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 के और प्लस 2 3 6। ठीक है, और इसका करोगे तो देखो माइनस में माइनस जोड़ोगे तो ये माइनस के 6 हो गया। ठीक है, अब माइनस के 6, अब माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो यहाँ पे माइनस और 6 को 24, तो ये पूरा 24 निकल गया आप लोगों का सिंपल। अब इसको गुणा करोगे तो प्लस आएगा, 3 का गुणा 6 में करोगे तो 6 18 और प्लस गुणा इस माइनस में करोगे तो माइनस और 6 का गुणा के में करोगे तो 6 के, कोष्टक बंद कर दो, 0 के बराबर कर दो। आगे जब इसे हल करोगे तो हो जाएगा 1/2 और कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखो 2 के और माइनस के 6 के, तो 2 के में से माइनस के 6 के जाएगा तो बचेगा माइनस के 4 के। ठीक है, और देखो 18 और 6 कितना होता है 24, तो +24 से -24 कैंसिल, है पूरा का तीनों एक में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या आ गया यहाँ पे 0। अब इसे हल करेंगे तो -4 के का गुणा 1 में करेंगे तो -4 के आएगा और नीचे आ गया 2 बराबर 0। ठीक है, काटाओगे तो 2 दूनी के 4, क्या आ जाएगा -2 के बराबर के 0 आ गया। के का वैल्यू निकालना था तो के बराबर क्या हो जाएगा 0/-2, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0, के बराबर क्या आ गया 0, के का वैल्यू पूछा था, के बराबर 0 आ गया। स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी मॉडल पेपर का। देखिए बहुत सारा मॉडल पेपर बहुत लोगों ने सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं वो कोई नहीं कराया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को जिस मॉडल पेपर में जितने भी आप लोगों के 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो चाहे 6 क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन में पूरा फुल डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से वो आपके पेपर में जरूर आ सकता है 2023 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अगली बार भी देखने को यही मिला था कि 2022 का आप लोगों का मॉडल पेपर आया था, जो 2022 में एग्जाम हुआ, तो 2022 मॉडल पेपर से ज्यादातर क्वेश्चन उसके पेपर में पूछे गए थे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करा दूंगा। लेकिन हालांकि आज की वीडियो में सिर्फ दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जितने भी दीर्घ उत्तर दिया होगा इस मॉडल पेपर में सब कुछ कराने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहीं से आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा प्रारंभ होगा और पूरा का पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि रटना नहीं है आप लोगों को, सवाल को तरीका आप लोगों को याद करना है। क्या तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तरीका मालूम चल जाएगा तो इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन देगा आप आसानी से कर पाओगे। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, क्या पहले पढ़ लेते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण
के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये जो आपको समीकरण युग्म दिखाई दे रहे हैं, इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, इसको इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। क्या होता है तरीका, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो, दो इक्वेशन दिया है। पहला 10/में एक्स प्लस वाई दे रखा है, ठीक। फिर बीच में प्लस दिया है 2/में एक्स माइनस वाई दे रखा है और बराबर में 4। ये पहला आप लोगों का समीकरण हुआ। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, दिया है 15/में एक्स प्लस वाई और बीच में लगाया हुआ है माइनस, फिर लिखा है 5/में एक्स माइनस वाई और बराबर में -2 दे रखा है। ठीक है, इसे हमें रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। क्या होता है मेथड, इसका तरीका सीखिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपके नीचे x प्लस वाई आ गया और यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दे दिया, तो सिंपल करते क्या है कि ऊपर एक तो आप लोगों का छिपा होता है, कोई भी संख्या है उसके गुणे में एक तो छिपा ही होता है। इसको क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि यह आपका हो जाएगा 1/10 और बटे में हो जाएगा आपका x प्लस वाई। लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1 और बटे में x माइनस वाई, बिल्कुल। बराबर में क्या हुआ है 4, इसको हम 4 उतार देते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1/15, ठीक है, और बटे में लिख देंगे x प्लस के वाई और नीचे आपका माइनस, और इसे लिख देंगे 1/5 और बटे में हो जाएगा आपका x माइनस के वाई और बराबर के हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर। चलिए, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, देखिए ऊपर एक और नीचे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी ऊपर एक नीचे एक्स प्लस वाई और यहाँ पे ऊपर एक नीचे एक्स माइनस वाई और यहाँ पे ऊपर एक नीचे एक्स माइनस वाई। हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना ऊपर से एक ले लेंगे और नीचे ले लेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर हम लोग मान लेंगे a। ठीक, तथा इसमें देखा जाए तो ऊपर एक है और नीचे का आपका है x माइनस के वाई, इसके बराबर हम लोग मान लेंगे b। ठीक, इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर पहला और इसे हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब हम लोग करेंगे सिंपल क्या कि ये समीकरण जो पहला और दूसरा आया है, तो इस पहले का मान इसमें रख देंगे और इसका मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो जहां पे भी 1/x प्लस वाई दिखेगा वहां पे a रखेंगे और जहां पे भी 1/x माइनस वाई दिखेगा वहां पे b रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि 1/x प्लस वाई आ गया, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे a और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक, बीच में आ गया प्लस, यहाँ पे आपका बच गया 2 और गुणे 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई बराबर b है, तो यहाँ लिखेंगे b और बराबर के क्या आ गया आपका 4। इसी तरह इसमें भी रखेंगे तो 1/x प्लस वाई का वैल्यू क्या है a, तो हो जाएगा a और गुणे में हो जाएगा आपका 15 और माइनस यहाँ पे 1/x माइनस वाई का वैल्यू b है, तो हो जाएगा b गुणे 5 और बराबर के हो जाएगा -2। अब यहाँ पे इसे अगर हम हल करें तो 10 को गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a और प्लस 2 को गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा 2b और बराबर के हो जाएगा 4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 15a और माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 5b और बराबर हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर चौथा। ठीक है, समीकरण तीसरा समीकरण चौथा, यहां तक आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करना है कि यह रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया। अब रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि बहुत होता है। प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्र गुणन विधि होता है। तीनों में से कोई विधि लगाइए, इसको हल कीजिए। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे कि किसी न किसी एक वैल्यू को बराबर करेंगे। तो देखिए समीकरण जो तीसरा है यहाँ पे 10a है और समीकरण चौथा में यहाँ पे 15a है। अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूं तो यह 30a हो जाएगा और इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो यह भी 30a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 में लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर
3 से गुणा करने पर तथा ये जो समीकरण 4 है इसमें 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पे 2 से गुणा करने पर तो चलिए सिंपल कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि समीकरण 3 में 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा करेंगे तो इस सब में 3 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 दहा में 30a और प्लस 3 दूनी के 6b और बराबर 3 चौक को 12। ये होगा, इसका नाम हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 5वां। ठीक है, और इसमें हम लोग समीकरण चौथा में 2 को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी के 30a और माइनस 5 दूनी के 10b बराबर माइनस 2 दूनी के 4। इसका नाम रख देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, यहां तक कंफर्म है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, लेकिन हालांकि दोनों प्लस में है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे घटाने पे। अगर एक प्लस में रहता है एक माइनस रहता तो जोड़ने पे काम बन जाता, लेकिन दोनों प्लस में है तो घटाएंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, मतलब समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 5 लिखेंगे 30a प्लस के 6b बराबर के क्या है 12, और यहाँ पे समीकरण 6 घटाना है तो नीचे लिखेंगे 30a माइनस के 10b और बराबर के माइनस के 4। ये हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस 30 है और यहाँ माइनस 30 है, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका कि प्लस 6b और प्लस 10b दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16b बराबर यहाँ प्लस 12 और प्लस 4 मिलके हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो b बराबर आ गया आपका 1। b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 5 में रखिए, समीकरण 6 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 में रखिए, किसी में भी रखिए a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह खाली है, मैं लिखूंगा b का मान, क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण छोटा कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पे आपकी मन, आप चाहे जिसमें भी रख दो, ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 उतारना पड़ेगा, क्या है 10a और प्लस के आपका 2b और बराबर 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10a और प्लस के 2 गुणे b का वैल्यू कितना है जी 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, बराबर के क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 10a और प्लस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a बराबर 4 प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2। ये हो जाएगा आपका 10a बराबर 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 बटे के कितना 10 हो जाएगा। अगर मैं इसे कटा दूं तो यहाँ से आ जाएगा 1/5, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, यही ना होगा। तो a बराबर आ जाएगा 1/5। ये आपका a का वैल्यू आ गया 1/5 और b का वैल्यू आ गया 1। अब क्या करना होता है, अब ध्यान सुनिए। अब a और b का मान हम लोग समीकरण जो हमने शुरू में पहला और यह दूसरा माना था, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे और यहाँ पे b का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि a तथा b का मान, क्या लिखेंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिखेंगे, बहुत पूरा का पूरा नंबर मिलेगा 6 नंबर। तो a तथा b का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पे, अब समीकरण 1 क्या था, तो यह था 1/x प्लस वाई बराबर a था। ठीक, और समीकरण b क्या था, तो 1/y क्या था x माइनस वाई बराबर क्या था b था। ठीक है, यही तो था।
अब यहाँ पे होगा 1/x प्लस वाई बराबर ए का मान कितना आया है 1/5। अब 1/5 रख दीजिए, क्या करना है, तो 1/5 हमने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह यहाँ पे b का वैल्यू रखना पड़ेगा। b का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर b का वैल्यू कितना आया है 1। अब इसको हल करेंगे तो देखिए x प्लस वाई का गुणा 1 में होगा तो आएगा x प्लस वाई बराबर 5 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा आपका 5। इतना तो क्लियर है। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लो। x माइनस वाई को गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई। अब बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब करना क्या है कि समीकरण कहां तक मान चुके थे, समीकरण 6 तक, तो इसको समीकरण 7 मान लो, इसको समीकरण 8 मान लो। क्या करना है, अब इसको हल करो, तो यहाँ पे देखो प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई, जोड़ने पे काम चल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 7 और प्लस समीकरण 8, समीकरण 7 और समीकरण 8 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 5। इसमें जोड़ना है x माइनस वाई बराबर कितना, 1। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर 5, 1 6 हो जाएगा। यहाँ से मैं x निकालूं तो x बराबर आ जाएगा 6/2, काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। अब x बराबर 3 आ गया। अब x का मान चाहो तो समीकरण 7 में रख दो, चाहो तो समीकरण 8 में रख दो। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे जगह बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, चाहे तो 7 में रख दो चाहे तो 8 में, हालांकि मैं 7 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, चलो 7 में रख देते हैं। तो 7वां समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यही तो है। तो x बराबर 3 आया है ना, तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई बराबर क्या रख देंगे, 5। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2। y बराबर 2 आ गया और x बराबर 3, यह होगा लास्ट में आंसर। तो देखो ये 6 नंबर के लिए प्रश्न है, पूरा का पूरा हमने डिटेल में बताया, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। पूरा हमने अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में लिख कर आप लोगों को बताया, इसी तरह लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न हो गया ना, आगे जब देखोगे तो यहाँ पे अथवा करके दिया है, कह रहा है कि या तो तीसरा प्रश्न कर दो या तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है, इसको कर लो। तो इसको भी करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा करने वाला है। चलो इसको करते हैं। इसमें दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, आराम से, जैसे उस प्रकार के प्रश्नों को समझो ना, इसी तरह इसको भी समझोगे पूरा डिटेल में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पूरा समय देना, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और लगाने का मेथड भी मालूम चल जाएगा। देखो एज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एज वाला यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका एक ही तरीका होता है लगाने का, उसको फॉलो करना, पूरा का पूरा आंसर सही आएगा। देखो क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी बात हो रही है, सिर्फ रहमान की बात हो रही है। सिर्फ किसकी बात हो रही है, रहमान की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नाम लिखोगे, क्या आप, रहमान। क्या लिखोगे, रहमान लिखोगे, ठीक। अगर 2 लोगों की बात होती तो 2 लोगों का नाम लिखते हैं, हालांकि एक लोगों की बात हुई है रहमान की, रहमान लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाना, ठीक है। और जो पहला कॉलम रहेगा वो आपका वर्तमान आयु का रहेगा, किसका, वर्तमान आयु। जब तक वर्तमान आयु नहीं मालूम रहेगा तब तक आगे और पीछे की आयु नहीं बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहला कॉलम वर्तमान आयु का ही रहता है, चाहे ये वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कितने वर्ष पहले की बात की गई है, कितने वर्ष बाद की। तो पहला में लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व आयु, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे और आगे क्या दिया है, व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद की आयु दिया है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है। इतना पढ़कर पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। यही 3 चीज होती है, एक तो वर्तमान आयु, फिर देखेंगे कितने वर्ष पहले की बात हुई है, कितने वर्ष बाद की बात हुई है।
पूरा का पूरा कॉलम इतना सेट कर लेते हैं। इसके बाद देखो क्या करना होता है, रहमान की वर्तमान आयु पूछा है, रहमान की वर्तमान आयु हमको मालूम नहीं है, तो जो आयु नहीं मालूम है इसको आयु को हम लोग मान लेंगे यक्स। माना कि रहमान की वर्तमान आयु यक्स है, तो रहमान की वर्तमान आयु अगर यक्स, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी, तो यक्स माइनस 3 रही होगी, सिंपल। अगर वर्तमान आयु यक्स है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। तो पूरा का पूरा एज निकल गया कि 3 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 3 वर्ष का रहा होगा, 5 वर्ष बाद कितना करा जाएगा, तो एक्स प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला उसके अनुसार पूरा हैंडल कर लोगे। क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है यह, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो भाई इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम करोगे तो नीचे एक होता, तो एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रश्नानुसार, क्या डालोगे, प्रश्नानुसार आप हेडिंग डाल लेना, प्रश्नानुसार, ठीक। फिर शुरुआत करोगे, कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटे यक्स माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या बोला है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, तो 5 वर्ष पश्चात आयु यह है, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम करना है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे यक्स प्लस 5। फिर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 1/3 है, तो इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब यही सिचुएशन आप लोगों को बनानी थी, अब तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया, अब तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है। मेन काम होता है इसको डायग्राम को बनाना, डायग्राम बन गया तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान होता है। कैसे सॉल्व करना है देख लो। तो सिंपल करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा आपका यक्स माइनस 3 और एक एलसीएम हो जाएगा आपका यक्स प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक। अब यक्स माइनस 3 से यक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यक्स प्लस 5। यक्स प्लस 5 को गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस के 5, बीच में आपको बचेगा प्लस, और यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 कैंसिल, तो बच गया यक्स माइनस 3। यक्स माइनस 3 को गुणा 1 में करोगे तो आएगा आपका यक्स माइनस के 3, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका यक्स यक्स मिलके हो जाएगा 2x, और प्लस 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा प्लस के कितना 2, और नीचे क्या हो जाएगा, यक्स में यक्स को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और प्लस 5 को गुणा एक्स में करोगे तो प्लस 5x, और माइनस 3 को गुणा एक्स में करोगे तो माइनस के 3x, माइनस 3 को गुणा प्लस 5 में करोगे तो माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 बटे कितना आ जाएगा 3। यहां तक तो कंफर्म हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो अब करना क्या है, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2, और नीचे अगर हल करें तो हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, और माइनस के हो गया 15। अब बराबर में हो जाएगा 1 बटे कितना 3 हो गया। अब हमें करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को गुणा अगर 1 में कर दें तो इतना ही आने वाला है, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6x और प्लस 3 दूनी के 6, इतना आएगा। अब हमें करना क्या, इसको सब इधर ला दो तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस के 2x, और प्लस के 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 6x, और इधर बच गया माइनस के 15, और प्लस के 6 इधर आएगा तो माइनस के 6, बराबर इधर बच गया 0। अब करना क्या पड़ेगा, यहां से हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, और देखो प्लस 2x माइनस 6x, तो 6x में से 2x जाएगा तो बचेगा यहाँ से माइनस के 4x, और माइनस के 15 माइनस के 6 दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस के 21 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो गुणनखंड विधि से इसको क्या करो, हल कर दो। देखो गुणा करने पे 21 आ जाए, माइनस के 21, गुणा करने पे माइनस के 21 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 1। देखो कैसे करते ये भी मैं बता देता हूँ तरीका। यक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस 21 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में 1 में, तो आएगा आपका माइनस के 21। तो गुणा करने पे तो आपका होना चाहिए माइनस के 21, और जोड़ने या घटाने पे आप लोगों का बनना चाहिए क्या, माइनस के 4। तो बताओ ऐसा कोई नंबर है, तो बिल्कुल है, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4, लेकिन आना चाहिए माइनस के 21।
और घटाने पे माइनस के 4, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगाएंगे। -7 गुणे 3 करेंगे गुणा तो -21 भी आ जाएगा, और -7 में से अगर हम क्या करते हैं 3 घटा भी देते हैं, ठीक है, तो 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, -4। 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 ही तो आएगा। तो इसको लिखोगे कैसे, देखो इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस के और प्लस के 3x माइनस के 7x और माइनस के 21 बराबर 0। अब देखो पूरा सटीक बैठ गया। 3x माइनस 7x माइनस के 4x और 3 गुणे -7 माइनस के 21। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे आप जोड़ा बना लोगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में यक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा यक्स प्लस के कितना 3 और माइनस, यहाँ से कॉमन क्या बच रहा है 7 कॉमन लोगे तो यक्स, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, और 7 त्रिक 21 तो 3 बार जाएगा बराबर के 0। तो देखो एक बात नोटिस करो, यहाँ पे भी x प्लस 3 और यहाँ पे भी x प्लस 3, दोनों कॉमन ले लो, तो दोनों को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस के 7 और बराबर में क्या आ रहा है 0। तो एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दो, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो ये तो आ जाएगा आपका x बराबर माइनस के 3 और ये आ जाएगा x बराबर माइनस के 7 हो जाएगा तो प्लस के 7। तो एक तो आ गया x बराबर 7 और एक आ गया x बराबर माइनस के 3। तो माइनस वाला आंसर तो होगा ना, जब भी होगा तो प्लस वाला। तो देखो क्या पूछा था, रहमान के वर्तमान आयु ना, लिखेंगे इसलिए लास्ट में लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु को हमने यक्स माना था और यक्स बराबर आ गया आंसर आप लोगों को कितना आ गया, तो 7 वर्ष। कितना आ गया, 7 ईयर्स, ठीक है, 7 वर्ष। तो देखो कितना हमने आराम से आप लोगों को एक एक चीज बताया है कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो हमने पूरा अच्छे तरीके से सोल्यूशन इतना आराम से आप लोगों को बता रहा हूं ना कि कोई दिक्कत होगा ही नहीं, चाहे मैथ में कोई कितना भी कमजोर हो। देखो पूरा हमने डिटेल में बात किया है। और ये भी प्रश्न हो गया, इसको भी हटा देता हूं आप लोगों को। देखो कितना प्रश्न हो गया, 3 प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न था इसका पहला और दूसरा दोनों हमने कर रखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। अब देखो प्रश्न नंबर चौथा क्या है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आराम से कर डालोगे मेरा वादा है। जैसे ये दोनों प्रश्न समझ में आया, ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाएंगे। चलो देखो यह प्रश्न वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान समझना, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो भाई अच्छा पूछेगा ही पूछेगा। तो हालांकि सिंपल भी है, कोई भारी नहीं है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप शांति से पढ़कर डायग्राम बनाना। अब डायग्राम कैसे बनेगा मैं आप सिखाता हूं आप लोगों को। एक बहुमंजिल भवन, देखो सबसे पहले आप धरती बनाना। दुनिया पे कोई चीज टिकी है तो धरती पे ही टिकी है, तो पहले आप एक धरती बनाओ, सिंपल सा। हमने भाई एक धरती बना दिया, जो भी टिकेगा इस धरती पे ही टिकेगा। धरती हमने एक बना दिया। बोला है एक बहुमंजिल भवन, तो बहुमंजिल भवन तो जाहिर सी बात है कि भाई बहुमंजिल भवन तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, बहुमंजिल जो भवन होगा वो तो बड़ा होगा। ये बहुमंजिल भवन है, ये क्या है आप लोगों का, बहुमंजिल भवन। तो कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचा भवन भी है, तो 8 मीटर ऊंचा भवन क्या होगा, बहुमंजिल भवन से तो छोटा ही होगा। तो इसी धरती पे एक भवन है जो कि सिर्फ 8 मीटर है। ठीक है, यह भवन है। ठीक है, कितना मीटर है, सिर्फ 8 मीटर ऊंचा यह क्या है, भवन है। और यह बहुमंजिल भवन है। तो कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो शिखर क्या होगा इसका, यह वाला पोर्शन शिखर है। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहा हूं, तो एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ऊंचे भवन का शिखर और तल, तल होगा यह। तो शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब इसके शिखर से इसके शिखर का जो कोण है, तो इसके शिखर से इसके शिखर का कोण कितना अंश है, 30 अंश, और इसके शिखर से इस तल का जो कोण है वो है 45 अंश। तो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण कैसे बनता है, तो अवनमन कोण बनता है ये जो आप लोगों का 30 अंश बना है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा, और एक इसके सापेक्ष खींचेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस तरह होगा क्षैतिज रेखा।
देखो ये क्षैतिज रेखा होगा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जो ये कोण बनेगा, ये आप लोगों को कितना अंश है, 30 अंश। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी शिखर से इसके तल का जो कोण है, पूरा का पूरा कोण यहां से यहां तक लेके जो कोण बना है, वो आप लोगों का कोण है 45 अंश। कितना अंश है, 45 अंश। यह बोला इस प्रकार डायग्राम बनाओगे। ठीक है, एक बात नोटिस करो, देखो यहाँ पे तुम्हें जेड की आकृति दिखाई दे रही होगी। देखो यहां से, फिर यहां से, और फिर यहाँ अगर खींच दे तो जेड की आकृति बन जाएगी बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। देखो इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, खींच दिया हमने। अब देखो जेड की आकृति बन रही है कैसे, इस रेखा के बारे में देखो, ध्यान से देखना। यहां से जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ, तो यह जो कोण बन रहा है, तो अगर यह 30 अंश तो ये भी 30 अंश, एकांतर अंतः कोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह अब देखो, अब इस बड़े वाले की बात कर रहे हैं, बड़े वाला देखो, बड़े वाला कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है ना, तो ये वाला कोण कहाँ जा रहा है, नीचे यहाँ, मतलब यह वाला कोण जो है ये 45 अंश होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, यह 45, ये भी 45, यह 30, ये भी 30। ठीक है, अब देखो, अब इसका थोड़ा नामकरण कर दो, नाम थोड़ा रख दो अच्छे से। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने एम रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, क्यू रख देता हूँ, आपकी मर्जी। इसका नाम क्या रख दिया जाए, पी रख दिया जाए। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल नाम हो आप नाम रख सकते हो। ठीक है, नाम हमने रख दिया। अब देखो ध्यान से, पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल के पूरी भवन की ऊंचाई पूछा है, ए बी की दूरी पूछा है, पूरा ऊंचाई, और क्या है, दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब बी और क्यू, ये जो भवन है और यह दोनों कितने दूरी पे है। तो हमें दूरी नहीं मालूम है, हम लोग दूरी मान लेते हैं भाई, हम लोग को ज्ञात कर रहा है, दूरी हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि दूरी यक्स है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, यक्स मीटर दूरी है भाई, मान लिया, हमको ज्ञात करना है। अगर एक बात देखो, अगर यह 8 है तो ये यहाँ तक भी तो 8 ही होगा, जरूर होगा। अगर यह 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और यह दूरी हमको मालूम नहीं, तो इस दूरी को हम यच मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, यच मान लिया। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए ए बी की दूरी और हमें चाहिए बी क्यू की दूरी। यह हमारा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगी, यह दो भवनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो दो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा आपको, दो त्रिभुज, ध्यान से नोटिस करना। देखो एक बन रहा है त्रिभुज, कौन सा, ए एम पी, देखो बन रहा है कि नहीं, ए एम पी, एक त्रिभुज बनना है ए एम पी। ठीक, तथा एक त्रिभुज और बनना है, देखो ध्यान से, ए बी क्यू, क्या बनना है, ए बी क्यू, लिखेंगे ए बी क्यू। ठीक है, ये दो त्रिभुज बनना है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से ये पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, किस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए एम पी में। अब ए एम पी में आप लोग नोटिस करो तो देखो एक चीज, छोटा वाला त्रिभुज ए एम पी में, तो अगर यह एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अगर ये पूरी दूरी यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखो, हमें यच चाहिए, हमें यहाँ से ए एम चाहिए एच, तो यहाँ पे दिया क्या है, एक आधार और एक लंब, एक आधार एक लंब, तो लंब बटे आधार किस में होता है, तो टेन थीटा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन, और थीटा, थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पे पी है, तो लिखेंगे टेन पी, तो लिखेंगे टेन पी, टेन पी बराबर क्या आता है, लंब और बटे में आधार, लंब बटे आधार। देखो दो चीज चाहिए हमें, आधार दिया है यक्स और लंब दिया है, तो इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना, क्या लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है 10 में, तो 10 यहाँ पे पी, 10 पी बराबर लंब बटे आधार, कितना सिंपल है, देख रहे हो। अब देखो 10 पी, ध्यान से समझना, तो 10 पी, पी का वैल्यू कितना अंश है, 30 अंश, देखो पी का वैल्यू कितना अंश है, 30, तो यहाँ क्या लिखोगे, 30 अंश बराबर लंब, देखो लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब यहाँ पे एच है, लंब क्या है एच, अब बटे आधार क्या है, तो आधार यक्स है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स। ठीक है, अब देखो 10 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/करड़ी में 3 होता है, तो लिखोगे 1/करड़ी में 3 बराबर यच बटे एक्स। ठीक है, अब यहां से तुम यक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, यक्स गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा एक्स बराबर एच, ठीक है, करड़ी में 3, यही तो होगा। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो अच्छे से, यक्स बराबर
करड़ी में 3 यच ऐसे लिख सकते हो। यह यक्स का वैल्यू आ गया भैया, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब बारी आती है त्रिभुज दूसरा में जाएंगे, त्रिभुज ए बी क्यू में। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी क्यू में। अब एक चीज नोटिस करो, अब हम ए बी क्यू में देख रहे हैं तो एक चीज देखो, आप लोगों को स्पष्ट दिख रही होगी वो चीजें, मैं भी देख पा रहा हूं। ए बी क्यू में, ए बी क्यू में देखो आधार और लंब, तो आधार और लंब किस में होता है, फिर 10, तो लिखेंगे 10। अब पी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, क्यू लेंगे, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज की बात, बड़े वाले त्रिभुज क्या है, कोण 45 जो कि क्यू है, तो लिखेंगे 10 क्यू। तो 10 क्यू बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे के क्या, आधार, लंब बटे के आधार ही फॉर्मूला आप लोगों का रहेगा। ठीक है, यहां से इसको अगर करें तो हो जाएगा 10 क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 45 अंश, तो लिखेंगे 45 अंश बराबर लंब कितना है जी, तो लंब देखो ध्यान से, लंब लंब तो पूरा ए बी होगा ना, लंब ये पूरा बड़े त्रिभुज के ले रहे हैं तो ए बी होगा, तो ए बी क्या आ रहा है, H+8, H+8 पूरा लंब हो जाएगा, तो लिखोगे H+8 लंब, अब बटे में आधार, आधार तो वही आपका x है, तो क्या लिखोगे, x लिखोगे। ठीक है, अब 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, H+8 और बटे में x। ठीक है, अब यहाँ पे x गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा x बराबर H+8। अब यहाँ x, जो x का वैल्यू करड़ी में 3h है, यहाँ पे रख दो x की जगह, तो x की जगह हम लोग लिख देंगे करड़ी में 3h और बराबर h प्लस के क्या 8। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा क्या, करड़ी में 3h, यह प्लस h इधर आएगा तो माइनस h और बराबर इधर बच जाएगा आपका 8। यहाँ से मैं h कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल h कॉमन लूंगा तो हो जाएगा आपका करड़ी में 3 माइनस 1, h चला गया तो 1 ही बचेगा, बराबर के 8। अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल देंगे, h बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे करड़ी में 3 माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि हर में कोई परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में जब भी अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसे परिमेयकरण करते हैं, तो गुणा कर देंगे करड़ी में 3 प्लस 1 और करड़ी में 3 प्लस 1, परिमेयकरण ऐसे ही तो करते हैं, हर में जो दिया होता है उसको बस चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से h बराबर क्या निकलेगा, तो ऊपर तो आप लोगों का आ जाएगा 8 करड़ी में 3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो a+b a-b, फॉर्मूला बन गया ना, a+b a-b क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हल होगा तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 8 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा h बराबर 8 करड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में 3 में से गया तो 2, कटाओगे तो 2 चौक को 8, 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा h बराबर 4 और करड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, इतना मीटर। अब ये क्या आ गया, ऊंचाई, h का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया, वैल्यू किसका निकला, h का। ठीक है, यच मतलब ऊंचाई, तो ये किसकी ऊंचाई है, पूरी की पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है, पूरी ऊंचाई हमने दोनों मिला के किया था ना, तो ये पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है। तो बहुमंजिल की ऊंचाई जो यच है वो आ गया भैया, कितना आ गया, तो आ गया आपका 4 करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर आ गया। डाउट क्लियर। अब एक प्रश्न और तो पूछा था हमसे, क्या पूछा था, देखो हमसे प्रश्न पूछा था यह कि बी क्यू की भी दूरी बताइए, तो चलो हम लोग बी क्यू भी निकाल देते हैं। बी क्यू को क्या माना था, यक्स, दो भवनों के बीच की दूरी भी तो चाहिए, तो बहुमंजिल की दूरी निकल गया, यहाँ पे लिख लेना बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो आप लोगों के सामने भाई दिख रहे हैं, ये आंसर है। लेकिन दो भवनों के बीच की दूरी भी तो पूछा था, तो दो भवनों के बीच की दूरी क्या था, बी क्यू। ठीक है, बी क्यू को हमने यक्स माना था, तो यहाँ पे यक्स आ गया, तो सिंपल यक्स बराबर करड़ी में 3 गुणे यच, यच का मान इतना है रख दो, यच का मान आया है 4 करड़ी में 3 प्लस 1, तो यक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और प्लस करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा करड़ी में 3, तो आ जाएगा क्या आपका 4 और 3 प्लस क्या आ जाएगा करड़ी में 3 मीटर। यक्स का वैल्यू, यक्स का वैल्यू मतलब दो भवनों के बीच की दूरी, यहाँ लिख भी देना
कि दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी। देख रहे हो ना, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। ये प्रश्न क्या था, बिल्कुल आसान था, बस समझना था। ठीक है, कोई आपको अच्छे से समझा दे समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और पूरा का पूरा आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो, तो देखो यहाँ पे एक बात नोटिस किया जाए, ये भी प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया कि नहीं। अथवा में करके एक प्रश्न और दिया है, देखो अथवा किया है ना, अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया आप लोगों का 6 नंबर के लिए। इसको भी देखेंगे, मानेंगे नहीं भाई, पूरा का पूरा हमने वादा किया है, पूरा सोल्यूशन देखें चाहे जितना भी टाइम हो जाए। तो ये हो गया ना, अब इसको देखने वाले हैं। अब ये भी सेम उसी कैटेगरी का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। चलो देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यह अथवा करा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और कड़ी में 3 का जो वैल्यू होगा वो 1.732 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, आप लोग विश्वास रखिए। कैसे आएगा देखो, इसका भी सबसे पहले हम लोग डायग्राम, सबसे मेन होता है डायग्राम। डायग्राम अगर बना दिए तो समझो सब कुछ कल्याण हो गया। तो चलो पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या है वही, जब भी इस प्रकार का डायग्राम आए तो धरती तो बना ही लेना है। धरती तो भाई, धरती पे ही सब कुछ होने वाला है, तो सिंपल एक धरती बना ही लेते हैं। धरती बन गया। अब क्या बोला है देखो, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, ये भूमि तो ही है धरती, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु P है, बात खत्म। तो भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन भी है जो कि कितना ऊंचा है, 10 मीटर। तो भाई एक भवन बना लेते हैं जो कि 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो इस साइड हम लोग भवन बना देते हैं। यह है भवन, कितना ऊंचा है भाई, 10 मीटर। 10 मीटर यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई है, यह भवन है। तो कह रहा है कि बिंदु और भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका भवन का शिखर यह है और बिंदु P से इसका उन्नयन कोण, क्या बोला है, उन्नयन कोण, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ ही बिंदु से देख रहा हूं इसके शिखर, तो यह हो गया आपका उन्नयन कोण। कितना अंश भैया, 30 अंश बोल रखा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ध्यान सुनो। फिर बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। यह जो भवन का शिखर है इस पे एक ध्वज को लहराया गया है। ध्वज मतलब झंडा, तिरंगा। चलिए बना देते हैं भाई एक ध्वज। देखो कमाल का बन गया। ठीक है, झंडे को हमने लहरा दिया। तो कह रहा है कि झंडे को लहरा दिया, कह रहा भवन के शिखर पे एक ध्वज को लहराया गया और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब ध्वज का शिखर क्या है, ये वाला बिंदु। अब बिंदु P से उसका उन्नयन कोण 45 अंश है। अब यहां से देखेंगे इसको, P से देख रहे हैं हम झंडे के शिखर को, तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब क्या होगा, ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक कितना अंश है, 45 अंश है। ठीक है, फिर पूछा ध्वज दंड की लंबाई, मतलब यहां से लेके यहां तक की आप बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब P से इस वाले बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु इसकी दूरी ज्ञात करना है, कुछ नहीं, नाम रख लेते हैं। ये P है तो इसका नाम हम B रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, ये नाम रख देते हैं। और ये बच गया, इसका नाम क्या रख देते हैं, Q रख देते हैं। ठीक है, Q रख दिया हमने। अब देखो करना क्या है, फिर वही दो कोण है ना, दो त्रिभुज बनेगा। दो कोण है, कितना त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज तो दिख रहा है आप लोगों को, ए बी पी। देखो कितना सिंपल है, ए बी पी। और एक बन रहा है आपका क्यू बी पी। ठीक है, क्यू बी पी और एक ए बी पी। लिखेंगे यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का नाम। एक बन रहा है त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, तथा एक बड़ा त्रिभुज बनना है क्यू बी पी, क्यू बी पी। ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बनना है। अब मैं इसको साइड कर देता हूं ना, इसका काम खत्म है। बस अब जितना फोकस करना है इस डायग्राम पे फोकस करना है। सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज किस में, ए बी पी में। अब ए बी पी में देखो क्या चीज दिया है, तो ए बी पी में लंब दिया है
आधार हमको पीबी हमको चाहिए, दो भवनों के बीच की दूरी हमको चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे काम बन जाएगा कौन, लंब बटे आधार, मतलब 10। तो लिखेंगे 10p, 10p बराबर क्या होगा, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, यही तो होगा। हम लोग जानते भी हैं कि ये जो कोण 30 अंश है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये आधार 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो 10p बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 p का वैल्यू कितना है जी, छोटा वाला त्रिभुज लिए तो 30 अंश, 30 अंश का कोण है, बराबर लंब कितना है ए बी, आधार कितना है पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 1/3 में 3, 1/3 में 3 बराबर ए बी की लंबाई है 10 और पी बी की लंबाई तो हमको निकालना है, तो पी बी का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा पी बी बराबर 10 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 कड़ी में 3 मीटर। तो एक तो हमको चाहिए था पी बी, दो भवनों के बीच की दूरी, तो निकल ही तो गया। ये ना पूछा था कि बिंदु P से इस भवन की दूरी कितनी है, तो भाई पी बी निकल गया 10 कड़ी में 3 मीटर, सिंपल। और एक हमको चाहिए क्या, ध्वज दंड की अब ऊंचाई चाहिए, तो ध्वज दंड की ऊंचाई के लिए हम बढ़ के त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला है, इसमें चलेंगे, त्रिभुज कौन सा, क्यू बी पी में। अब क्यू बी पी में देखो, क्यू बी पी में इसमें भी ये पूरा लंब है और ये आधार, आधार तो हमको मालूम चली गया कितना आया, 10 कड़ी में 3 आया है, अभी देखें 10 कड़ी में 3 आया आधार, तो आधार और लंब, तो लंब बटे आधार उसमें 10 में ही होता है, तो लिखेंगे 10p, यहाँ पे भी p ही रहेगा लेकिन कोण 45 अंश वाला लेंगे क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, तो 10p बराबर फॉर्मूला वही होगा लंब बटे के कितना आधार, तो लंब बटे के क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10p, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं तो 45 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब मतलब क्यू बी, और क्यू बी किससे मिलके बना है, तो एक ए क्यू से और प्लस दूसरा ए बी, दोनों के जोड़ने से मिलके बनेगा, और बटे में आधार क्या आपका पी बी है। अब देखो 10 45 अंश, 10 45 अंश का वैल्यू सिंपल 1 होता है, बराबर ए क्यू का वैल्यू तुमको निकालना है, क्योंकि ध्वज दंड की जो लंबाई है वो तो आपका ए क्यू ही तो है, यही तो निकालना है, और प्लस ए बी तुमको दे रखा है, देखो डायग्राम में कितना भी दिया 10 मीटर, तो हो जाएगा 10, और बटे में पी बी का वैल्यू अभी जस्ट निकला यहाँ पे 10 कड़ी में 3 निकला है, तो 10 कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो उतना ही आएगा, 10 कड़ी में 3 आएगा, बराबर ही हो जाएगा ए क्यू प्लस 10। अगर हम इधर ए क्यू का वैल्यू निकालें तो ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 10 कड़ी में 3 माइनस के क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या सिंपल, 10 कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, ठीक है। तो 10 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेने क्या जो डायरेक्ट लिख दो ना, ठीक है, क्या लिख दोगे 10 और गुणे कड़ी में 3, अब कड़ी में 3 का वैल्यू बोला था, मैं सवाल में अभी दिखा देता हूँ, बोला था कड़ी में 3 का वैल्यू बोला था 1.732, तो 1.732 ले लो और माइनस के 10 ले लो, इसका गुणा करोगे तो 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 और माइनस के 10, अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 7.32 मीटर। ये किसका आ गया, ध्वज दंड की ऊंचाई, किसका यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्वज दंड की ऊंचाई मतलब लंबाई, तो ध्वज दंड की लंबाई इतना मीटर आ गया, और बिंदु P से भवन की जो दूरी है वो कितना गया 10 कड़ी में 3 मीटर। देखो हमने सब कुछ डिटेल में बताया, बताओ कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, पूरा हमने आराम आराम से हर एक चीज डाउट क्लियर किया आप लोगों का, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और रुकेंगे नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां बच गया है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है, अभी तक तो हम लोग यहाँ तक किए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 5वां बच